चलिए विद्यार्थी इसको नोट कर चुके थे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संधारित्र में अगला प्रश्न बेलनाकार पट संधारित्र वाला है। क्वेश्चन लिखिए किसी बेलनाकार पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। किसी बेलनाकार पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। किसी बेलनाकार पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख चुके हैं। आइए इसको समझते हैं हम लोग। बेलनाकार पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कितने प्लेट होंगे? दो बेलनाकार प्लेट होंगे, एक धन प्लेट और दूसरा ऋण प्लेट, जिनके मिलने से क्या होगा? बेलनाकार पट संधारित्र की धारिता का निर्माण होगा। ये देखिए, ये पॉजिटिव आवेश है, इस पर निगेटिव आवेश, इसको अर्थिंग किया गया है। मतलब वियोजित किया था। विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। इसकी त्रिज्या a है और इसकी त्रिज्या b। ठीक, देखिए इसमें लैंग्वेज कैसे बोलेंगे कि माना कि दो बेलनाकार प्लेट धन और ऋण प्लेट के मिलने से एक बेलनाकार पट संधारित्र का निर्माण होता है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः a तथा b। इस स्थिति में धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर हो गया? एक और सुन लीजिए। माना कि दो बेलनाकार प्लेट धन और ऋण प्लेट के मिलने से एक बेलनाकार पट संधारित्र का निर्माण होता है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः a तथा b है। इस स्थिति में धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम जानते हैं कि चूंकि C बराबर Q बटा V होता है। Q बटा क्या होता है? V होता है। अब यहां से हम लोग को पहले V का मान निकालना होगा। V का मान कैसे निकालेंगे? हम ये भी जानते हैं कि चूंकि E बराबर माइनस dV बटा dr होता है ना। ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो लिखेंगे माइनस dV बराबर E इंटू dr, यही होगा। यहां से लिखेंगे इसीलिए dV बराबर माइनस E इंटू में dr, ये होगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो dV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v। और यहां पर लिखेंगे, देखिए समझिएगा, माइनस ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद कीजिए, किसी अनंत लंबाई के चालक छड़ के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर आया था लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। आया था ना, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना? r। और ये क्या लिखेंगे? dr। और लिमिट कहां से कहा था? तो लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। ये ना होगा? बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं। नोट कीजिए। फिगर बना चुके हैं। चलिए देखिए, तो विद्यार्थी वहां से क्या करते हैं, यहां से कि लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेते हैं, तो v बराबर होगा लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बाहर निकलेगा, माइनस है, माइनस है। लिखेंगे इंटीग्रेशन a से लेकर b तक 1 बटा r इंटू dr। 1 बटा r इंटू dr। 1 बाई r, 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। क्या होता है? log x या ln x। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि बराबर माइनस लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लिखेंगे ln r। क्या लिखेंगे? ln r। a से लेकर कहां तक? b तक। ऐसा लिखेंगे ना। log को ln भी बोला गया है।
अब देखिए तो लिखेंगे माइनस ऑफ लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln उच्च सीमा, मतलब लिखेंगे उच्च सीमा r के जगह क्या लिखेंगे b, तो ln b और माइनस ln a, ये ना लिखेंगे। अब थोड़ा सा समझिए, ये माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस होगा और माइनस वाला क्या होगा प्लस, तो लिखेंगे यहां से v बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लिखेंगे ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला को पहले लिखिए, माइनस ये हो जाएगा, माइनस वाला को बाद ln b, ऐसा लिख सकते हैं। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि log a माइनस b बराबर log a बटा b, log, क्योंकि हम जानते हैं कि चूंकि log a माइनस log b बराबर होता है log a बाई b, log a बटा b, ये होता है ना। तो देखिए तो यहां भी वैसा ही है, log a माइनस log b, तो log a बटा b लिख सकते हैं, लिखेंगे इसीलिए b बराबर लिखेंगे लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ln a बटा b, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए अब इसका मान क्या रखेंगे, c बराबर q बटा v, तो हम लिखेंगे इसीलिए धारिता, इसीलिए धारिता c बराबर q बटा क्या होता है v होता है ना, तो लिखेंगे c बराबर q बटा v, तो लिखेंगे c बराबर q के जगह पर हम लिखेंगे लेमडा l। याद कीजिए रैखिक आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं, वो लेमडा बराबर होता है q बटा l, तो q बराबर हो जाएगा लेमडा गुने l, हो जाएगा ना। अब देखिए यहां से v बराबर आया है लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln a बटा b, ln a बटा b, यहां से लेमडा और लेमडा कट जाएगा ना, तो ये वाला वैल्यू किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। इतना समझ में आ गया, इतना नोट कीजिए फिर बताते हैं। नोट कर चुके हैं, चलिए देखिए एक दो बात और इसमें समझना है। देखिए वहां से बचेगा तब c बराबर लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में l, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में l बटा में ln a बटा b, ln क्या हो जाएगा a बटा b, हो जाएगा ना। लेकिन ये तो l लंबाई में निकला है, कितने लंबाई में धारिता निकला, l लंबाई में। और इसमें आपको एक बात नोट में याद रखना होगा कि बेलनाकार पर संधारित्र में लोग प्रति एकांक लंबाई में धारिता को ज्ञात करते हैं। किसमें ज्ञात करते हैं, प्रति एकांक लंबाई, यूनिट लंबाई में धारिता को ज्ञात करते हैं। तो यूनिट लंबाई में धारिता को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि लंबाई से l से भाग दे देंगे, तो प्रति एकांक लंबाई में हम लोग को धारिता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे एक बात मेंशन करेंगे, इसीलिए प्रति एकांक लंबाई में धारिता c बटा l बराबर यहां से लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में l बटा में l इंटू ln a बटा b, ln a बटा b, ये l से क्या आ जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए क्या बचेगा, चलिए ध्यान दीजिए विद्यार्थी। तो हम लिखेंगे इसीलिए C1, हम इसको कह रहे हैं, इस वैल्यू को कह रहे हैं C1, धारिता C1 बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से लिखते, देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं ln b बटा a, इसको मैंने पलट दिया है, कि बटा में था तो इसको ऊपर लेके गए, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ln b बटा a, ऐसा में ये होता है विद्यार्थी संधारित्र की धारिता का व्यंजक बेलनाकार पर संधारित्र। चलिए ये तो धारिता का व्यंजक निकालने वाला टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, जैसे आप लोग 10वां क्लास में पढ़े थे प्रतिरोधों का संयोजन, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन।
क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको। नोट कर चुके हैं? चलिए विद्यार्थी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, संधारित्रों के संयोजन की तरफ। हेडिंग देंगे संधारित्रों का संयोजन या संबंध। संधारित्रों का संयोजन या संबंध हेडिंग देंगे विद्यार्थी। वैसे स्याही नहीं है, बढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। लिखिएगा संधारित्रों का संयोजन या समूहन। चलिए हेडिंग दीजिए संधारित्रों का संयोजन या समूहन। संधारित्रों का संयोजन या समूहन। इसको बोलते हैं विद्यार्थी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। विद्यार्थी आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन। प्रतिरोधों का समूहन और संयोजन जो है 3 प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। सेलों का समूहन 3 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन और मिश्रित क्रम समूहन। ठीक उसी प्रकार से ये संधारित्र में भी ये प्रतिरोध के जैसा ही है, थोड़ा सा अपोजिट मीनिंग है, थोड़ा सा अपोजिट है, उल्टा है। ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला लिखिएगा श्रेणी क्रम समूहन। इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग। दूसरा होता है विद्यार्थी समांतर क्रम समूहन। दूसरा पार्श्व, इसको बोलते हैं पार्श्व या समांतर क्रम समूहन। पार्श्व या समांतर क्रम समूहन, इसको बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग पहला पढ़ेंगे, फिर दूसरा भी पढ़ेंगे। नोट कीजिए। नोट कर चुके हैं? पहला लिख कर डाल दीजिए श्रेणी क्रम समूहन। पहला नंबर लिख कर डाल दीजिए श्रेणी क्रम समूहन। आइए इसको पहले समझते हैं, फिर डेफिनेशन भी बोलेंगे हम। पहला नंबर लिख कर डाल दीजिए श्रेणी क्रम समूहन। ये श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक संधारित्र है, इसकी धारिता C1 है। ये दूसरा संधारित्र है,
तो इसकी धारिता C2 है। ये तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C3 है। ठीक, इसको एक सेल से कनेक्ट किया गया है। इससे कनेक्ट किया गया है, सेल या बैटरी से कह दीजिए। सेलों के समूहन को क्या कहते हैं? बैटरी। इससे कनेक्ट किया गया। ये स्विच है और ये बैटरी है। कहता है इस पर होता क्या है, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, सपोज कीजिए ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। इस बिंदु पर विभव का मान VA है, इस बिंदु पर विभव का मान VB है, इस बिंदु पर विभव का मान VC है और इस बिंदु पर VD। ठीक, इसमें क्या होता है कि कहता है कि संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है? समान होता है, परंतु विभवांतर का मान अलग अलग होता है। परंतु विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इस प्रकार के समूहन को श्रेणीक्रम समूहन कहा जाता है। एक और सुन लीजिए, लिखिए इसको। संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है, परंतु विभवांतर का मान अलग अलग होता है, तो उसे श्रेणीक्रम समूहन कहते हैं। लिख चुके? ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर आवेश का मान भी Q होगा, इस पर भी आवेश का मान Q होगा, इस पर भी आवेश का मान Q होगा। बोले इसमें कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि चूंकि C बराबर होता है Q बटा V, Q बटा V, इतना लिख सकते हैं ना। अगर हम इसको यहां पकड़ दे और इसको यहां पकड़ दे तो देखिए हो जाएगा, इसीलिए लिखेंगे ये V बराबर हो जाएगा Q बटा C, हो जाएगा ना। बोलिए, ठीक उसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो पहला के लिए देखिए, पहला के लिए पहला संधारित्र की धारिता कितना है? C1। विभवांतर कितना होगा? VA माइनस VB, A का विभव माइनस B का विभव। यहां से लिखेंगे VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर Q। आवेश का मान तो समान होता है, कितना है? बड़ा Q, और बटा धारिता कितना है? C1। ये पहला के लिए हमने लिख दिया इतना। समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको कह रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा के लिए अगर हम लिखेंगे विभवांतर तो लिखेंगे VB माइनस VC बराबर Q बटा C2, Q बटा C2। ये दूसरे की धारिता हो गया, समीकरण नंबर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा के लिए अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे VC माइनस VD बराबर Q बटा क्या लिखेंगे? C3, Q बटा C3, क्या लिख सकते हैं ना, समीकरण नंबर थर्ड। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनके समतुल्य एक संधारित्र होगा जिसकी धारिता जो प्राप्त होगा उसको कहेंगे समतुल्य धारिता। क्या कहेंगे? समतुल्य धारिता। जैसे आप लोग प्रतिरोध में पढ़े थे कि समतुल्य प्रतिरोध, वैसे ही आप हम लोग पढ़ते हैं समतुल्य धारिता, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझ में आ गया? चलिए फिगर बना के इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं। नोट कीजिए। नोट कर चुके हैं? चलिए आगे देखिए। अभी हम तीनों समीकरण को जोड़ते हैं, कुछ प्राप्त होगा। देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। पहला का LHS देखिए, VA माइनस क्या है? VB, लिखेंगे VA माइनस VB प्लस दूसरा का VB माइनस VC, तीसरा का प्लस VC माइनस
वी डी बराबर RHS देखिए, पहला का Q बटा C1 प्लस दूसरा का Q बटा C2 प्लस Q बटा C3 है ना। इनमें क्या कॉमन है? Q कॉमन है ना। और इनमें देखिए तो ये C प्लस माइनस ये B प्लस माइनस कट गया, यहाँ बचेगा VA माइनस BD बराबर, यहाँ से Q को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, ये ना बचेगा। हम इसको कह रहे हैं विद्यार्थी समीकरण नंबर 4, इसको कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ है तो कहता है कि कैसा संधारित्र लिया जाए जिसकी धारिता इन तीनों के समतुल्य के बराबर, समतुल्य मतलब जिनकी धारिता जो है अर्थात एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसका विभवांतर इन तीनों के समतुल्य विभवांतर के बराबर है, उसकी धारिता जो प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे समतुल्य धारिता। क्या कहेंगे? समतुल्य धारिता। यहां से लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा समझिए, फिगर समझिए, ये एक ऐसा संधारित्र लिया गया है, इसको सेल से जोड़ दिया गया, ये स्विच लगाया गया, जैसे स्विच को ऑन किया गया यहाँ से Q प्रवाहित होने लगा, इसकी धारिता है C इक्विवेलेंट, इसको समतुल्य धारिता कहते हैं। समतुल्य धारिता को शॉर्टकट में लिखते हैं C इक्विवेलेंट, पूरा ना तो शॉर्टकट में लिखते हैं EQ। क्या लिखते हैं? EQ। इस पर आवेश का मान होगा Q, ये A बिंदु है, इसका विभव कितना होगा? VA, और ये लास्ट D बिंदु है, इसका विभव कितना होगा? VD। इसका जो विभवांतर होगा वो उन तीनों के समतुल्य विभवांतर के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ इसकी जो धारिता होगा वो इन तीनों के समतुल्य धारिता के बराबर होगा। समझा गया? और समतुल्य धारिता को C इक्विवेलेंट से सूचित करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं CEQ, ये Q है, CEQ। क्लियर हो गया? तो यहां से हम लिखेंगे कि VA माइनस VD बराबर ये Q बटा C इक्विवेलेंट, इसको कह रहे हैं समीकरण नंबर 5। अब देखिए दोनों का LHS क्या है? बराबर है, तो फिर समीकरण 4 और 5 से बराबर करेंगे तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इतना को नोट कीजिए, फिर बताते हैं। बना चुके हैं? चलिए देखिए अब लिख रहे हैं समीकरण 4 बराबर 5 से कुछ प्राप्त होगा। देखिए लिखेंगे समीकरण 4 बराबर 5 से, 4 बराबर 5 से देखिए विद्यार्थी क्या होगा। समीकरण 4 बराबर 5 से लिखेंगे तो पहले का RHS क्या था? Q इंटू 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, ये ना था, बराबर यहां से लिखेंगे Q बटा C इक्विवेलेंट, Q बटा, ये देखिए C से C कट, Q से Q कट जाएगा ना। जब कटेगा तो देखिए क्या बचेगा, अपने पास बचेगा कि 1 बटा C इक्विवेलेंट समतुल्य धारिता बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, ये ना होगा। ये तो 3 गो के लिए प्राप्त हुआ। कितने के लिए प्राप्त हुआ? 3 के लिए। अगर n गो रहता तब कैसे लिखते? अगर 2 रहता, डायरेक्ट 2 रहता तब कैसे लिखते? समझा? अगर सबकी धारिता आपस में समान हो, श्रेणी क्रम में संयोजित किया हो तब धारिता कैसे लिखेंगे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, ये समान फॉर्मूला मिल गया 2 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए कि 10 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो, उनकी समतुल्य धारिता कैसे ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1 बटा C इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। क्लियर है? आगे रहेगा तो 1 बटा C4, अगला लिखेंगे 1 बटा C5, समझ आए? सो हम इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं।
नोट कर चुके हैं इतना को। अब देखिए तो हम लिखेंगे एन संधारित्र के लिए, समझिएगा जरा, एन संधारित्र के लिए लिखेंगे क्या होगा, यहां लिख देंगे एन संधारित्र के लिए एन संधारित्र के लिए लिखेंगे तो वो लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डैश डैश प्लस 1/cn, ऐसे लिखेंगे। अब हम इसी में कह रहे हैं कि यदि सपोज कीजिए यदि लिख रहे हैं C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डैश डैश बराबर Cn बराबर क्या हो, C हो, तब लिखेंगे हम इसीलिए 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस डैश डैश प्लस 1/c, ये लिखेंगे। तब लिखेंगे यहां से इसका लॉसा लिखिए, देखिए कितना लॉसा होगा, C ये होगा 1, लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश प्लस लिखेंगे 1 कहाँ तक, n तक, n होगा। देखिए तो 1 प्लस 1 प्लस n तक जोड़ेंगे तो कितना होगा, n होगा। तो लिखेंगे इसीलिए 1/c इक्विवेलेंट बराबर n/c, n/c, n होगा। यहां से क्या कीजिए कि यहां से विद्यार्थी इस इसको पलटिए, हमको ये c इक्विवेलेंट करना है, इसलिए लिखेंगे C इक्विवेलेंट बराबर नीचे वाला ऊपर ऊपर ला नीचे, तो ये भी नीचे वाला ऊपर ऊपर ला नीचे, तो C बटा कितना हो जाएगा, n। इसका मतलब कि n से डिवाइड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये n से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है मतलब भाग दिया जा रहा है, तो वैल्यू कम होगा पहले की तुलना में कि बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है कि विद्यार्थी कम हो जाएगा। जब भाग देंगे हम लोग किसी प्रारंभिक संख्या में किसी अन्य संख्या से, अगर वो 1 न होता उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का जो मान होता है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से, प्रत्येक संधारित्र की धारिता से क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गया, फिर से सुन लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होता है। स्पष्ट हो गया, किससे स्पष्ट हुआ, C/n से। जैसे सपोज कीजिए कि 5 संधारित्र हैं और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, सबकी धारिता जो है 5 माइक्रोफैराड है, तो समतुल्य धारिता कितना होगा, तो 5/5 1 माइक्रोफैराड, तो 5 से 1 कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ ना, इसका मतलब कम हो जाता है। क्लियर हो गया, नोट कीजिए इसको। बोलिए, नोट कर चुके हैं। चलिए अब देखिए, तो ये तो n संधारित्र की बात हो गई, जब संधारित्र की धारिता समान हो तब की बात हो गई। लेकिन अगर 2 संधारित्र हो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आता है जिसको डायरेक्ट बटा के जो ना यूज करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पर 2 संधारित्र के लिए, दो संधारित्र के लिए, जब 2 संधारित्र के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1 क्या लिखेंगे, c2, ये लिखेंगे ना। तो यहां से होगा 1/c इक्विवेलेंट बराबर ये लसा होगा c1 इंटू c2, ये c1 से c1 कट जाएगा, ये जाएगा c2 प्लस c1 होगा ना। यहां से इसको पलट दीजिए, नीचे का ऊपर का नीचे, इसीलिए लिखेंगे C इक्विवेलेंट, की डायरेक्ट फार्मूला होगा C1 इंटू C2 बटा में होगा C1 प्लस C2। ये होता है समतुल्य धारिता का सूत्र, कितने के लिए, 2 के लिए। कब, जब श्रेणी क्रम होगा तब।
जैसे कहेगा प्रश्न में कि दो संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः 4 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उनकी समतुल्य धारिता बताएं। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 4 गुने 10 बटा 4 प्लस 10। ऐसा नहीं कि बटा का जोड़ करेंगे कि 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 10, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे, फिर और भी बातें उसको भी पढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए।